शादी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। ये केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। लेकिन क्या हो जब मंडप में बैठा दूल्हा दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा हो और दुल्हन ही ना पहुंचे। आज का दिन सारांश राजवंशी के लिए बहुत खास था। सारांश राजवंशी थोड़े गुस्से वाला है, थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत गुस्से वाला है, पर अपने परिवार पर जान देता है। पहले तो किसी को छेड़ता नहीं और कोई इसे छेड़े तो उसे छोड़ता नहीं। खैर, भले ही ये शादी सारांश की माँ की इच्छा से हो रही थी, लेकिन उसके मन में भी कई अरमान थे। अपनी माँ के फैसले पर उसे यकीन था। उसे पता था कि ये शादी उनके जीवन की सबसे खूबसूरत शुरुआत होगी। मंडप में पंडित जी ने घड़ी देखते हुए कहा, अरे भाई, दुल्हन को बुलाओ, मुहूर्त निकलता जा रहा है। लेकिन 15 मिनट बीत जाने के बाद भी दुल्हन नहीं आई। ना ही उसका कोई परिवार का सदस्य मंडप के आसपास दिखाई दिया। धीरे धीरे माहौल में हलचल बढ़ने लगी। मेहमान एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। सारांश की माँ शालू राजवंशी परेशान होकर बोली, ये क्या हो रहा है? दुल्हन क्यों नहीं आई अभी तक? सारांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। वो तुरंत अपने कुछ करीबी लोगों के साथ दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। कमरे में दुल्हन के माता पिता परेशान बैठे थे और उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? दुल्हन भाग गई। अगर लोगों को पता चला तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसकी माँ की रोती हुई आवाज गूंज रही थी। सारांश को लगा जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो अविश्वास से उनके सामने खड़ा रह गया। वो ऐसे कैसे मंडप छोड़कर जा सकती है? वो मुझसे प्यार करती थी और ये शादी तो उसकी मर्जी से हो रही थी ना? वो खुद से ही सवाल कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पिता सूरज राजवंशी अचानक लड़खड़ाने लगे। बदनामी के डर से उनकी धड़कनें तेज हो गई। हमारे सालों की मेहनत, मेरे बेटे का सपना, सब बर्बाद हो जाएगा अगर मीडिया तक ये खबर पहुंच गई कि राजवंशी परिवार की बहू मंडप से भाग गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बोलते बोलते उनकी सांसें तेज होने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़े। पापा! सारांश ने दौड़कर उन्हें संभाल लिया। कमरे में भगदड़ मच गई। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, वरना ये हार्ट अटैक का खतरा बन सकता है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन इन्हें कोई भी चिंता या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर वहां मौजूद सभी की सांसें थम गई। तभी एक बुजुर्ग आदमी जो वर्षों से राजवंशी परिवार के करीबी थे, उन्होंने आगे बढ़कर सारांश के कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो हमारी पोती तुमसे शादी कर सकती है। सारांश और उसका पूरा परिवार चौंक गया। सारांश की नजर उस बुजुर्ग के पीछे खड़ी लड़की पर पड़ी, जिसकी आंखें हैरानी से खुली हुई थी। शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसके दादाजी ऐसा प्रस्ताव रख देंगे। तो क्या वो लड़की सारांश से शादी के लिए तैयार हो जाएगी? कौन है ये लड़की? या फिर राजवंशी परिवार को बदनामी का कहर झेलना पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा 48 घंटे पहले। राजवंशी मैंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था, वो भी क्यों ना
सारांश राजवंशी की शादी जो थी, शादी की खुशी तो सबके चेहरे में थी, लेकिन सारांश की छोटी और लाडली बहन राशि थोड़ा परेशान लग रही थी। वो सारांश के कमरे में आई और धीरे से पूछ बैठी, भाई आप खुश तो हो ना? आई मीन शादी। सारांश ने उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा, क्या हुआ, तुझे इतनी परेशानी क्यों है? राशि ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, भाई मुझे वो लड़की ठीक नहीं लग रही। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि आप उससे शादी करने जा रहे हैं। इस सवाल पर सारांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मॉम की पसंद पर शक है? तू जानती है ये शादी मॉम की इच्छा से हो रही है। नहीं भाई, पर राशि ने हिचकिचाते हुए आगे कुछ कहना चाहा तो सारांश बीच में बोल पड़ा, मॉम ने बताया वो मुझे पसंद करती है। सारांश के जवाब पर राशि ने सवाल किया, और आप भाई, क्या आपको पसंद है वो? ये सुनकर सारांश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल वो फेक स्माइल करते हुए बोला, राशि तुझे पता है ना मेरे पास इन सब का टाइम नहीं है। फिर एक दिन शादी तो करनी ही है, तो मॉम की पसंद से सही। राशि ने एक बार फिर समझाया, भाई आप एक लड़की के धोखे की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर सारांश की आंखें नफरत से भर गई, लेकिन उसने राशि के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उसने कहा, राशि जाके सबके साथ एंजॉय कर, मेरी एक मीटिंग है। ये सुनकर राशि मुंह लटकाकर कमरे से बाहर निकल गई। तब सारांश मन ही मन बोला, तुम्हारे दिए धोखे को कभी नहीं भूलूंगा। सारांश राजवंशी इतना कमजोर नहीं जो किसी लड़की के लिए अपने परिवार और खुद को बर्बाद कर दे। बर्बाद होने की बारी तुम्हारी है। जस्ट वेट एंड वॉच। वहीं दूसरी तरफ यूएस से हजारों मील दूर लखनऊ के चौहान निवास में सुबह सुबह ही घर में चहल-पहल थी। शांतनु चौहान ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोले, अरे भाई तैयार नहीं हुए क्या सब? फ्लाइट का टाइम हो रहा है, आज ही निकलना है हमें। सावित्री चौहान यानी शांतनु चौहान जी की बहू जो विधवा है, वो तंज कसते हुए बोली, आपकी वो मनहूस पोती तो आ जाए। ये सुनकर शांतनु जी गुस्से से बरस पड़े। आपको कितनी बार कहा है, अगर आप नवी को प्यार नहीं दे सकती तो ताने भी बंद कीजिए, वरना देव को पता चला तो आप जानती हैं क्या होगा। तभी देव की पत्नी ज्योति वहां आते हुए प्यार से बोली, मम्मी जी आपको पता है ना, देव को आपके इस बिहेवियर का पता चलेगा तो आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। प्लीज शांत हो जाइए। सावित्री जी ने गुस्से से ज्योति को घूरते हुए कहा, बहू बनकर रहा करो ज्योति, हमारी सास बनने की जरूरत नहीं है। हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काना बंद करो, समझ आया? ये है सावित्री जी, जबान की कड़वी लेकिन दिल की साफ। ये विधवा है और अपने पति के मौत का जिम्मेदार श्रेयान्वी यानी नवी को मानती है, इसलिए उसे पसंद नहीं करती। लेकिन नवी अपने घर की लाडली है, खासकर सावित्री जी के बड़े बेटे देव की। नवी बहुत छोटी थी जब एक हादसे में उसके माँ पापा और चाचा यानी सावित्री जी के पति की डेथ हो गई थी। ये सारी बहस सुनकर शांतनु चौहान के गुस्से का गुब्बारा फूटने ही वाला था कि तभी किसी के पायल की छनकने की आवाज सुनकर सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई और तभी सुनाई पड़ी एक मीठी सी आवाज, सॉरी दादू, हम लेट हो गए। शांतनु चौहान ने देखा कि उनकी प्यारी पोती श्रेयान्वी, जिसे प्यार से सब नवी बुलाते थे, सीढ़ियों पर भागते हुए आ रही थी।
5 फुट 6 इंच की हाइट, बड़ी बड़ी डार्क ब्राउन आईज, गुलाबी पतले पतले होंठ, गोरा चेहरा, लंबे बाल, आंखों के नीचे छोटा सा काला तिल, जैसे आसमान से कोई मासूम परी उतर आई हो। एक बार जो देख ले कभी ना भूल पाए। नवी ने गहरे नीले रंग का सूट पहना था। उसके कानों में झुमके झूल रहे थे और माथे पर छोटी सी बिंदी चमक रही थी। नवी ने नीचे आते ही शांतनु चौहान को हक कर लिया और शरारती अंदाज में पूछने लगी, कैसे लग रहे हैं? शांतनु चौहान ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। अब चले, वरना फ्लाइट छूट गई तो। नवी हंसते हुए बोल पड़ी, दादू, फ्लाइट छूट गई तो ये राजकुमारी आपको अपने शाही बग्गी में ले जाएगी। सब उसकी नौटंकी पर हंस पड़े, सिवाय सावित्री जी के। वो तो आंखों में नफरत लिए नवी को ही घूर रही थी। थोड़ी ही देर में शांतनु चौहान और उनका पूरा परिवार फ्लाइट में बैठ चुके थे। नवी तो बेहद खुश और उतावली थी। आखिर राजवंशी परिवार के बारे में उसने इतना कुछ सुना था, लेकिन कभी मिली नहीं। नवी को अंदाजा भी नहीं था कि ये फ्लाइट उसे उसकी ऐसी मंजिल के करीब लेकर जा रही थी जहां उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। क्या लिखा था नवी की किस्मत में? सारांश की जिंदगी में अब क्या होने वाला था? क्या बारात को बिना दुल्हन के लौटना पड़ेगा? क्या राजवंशी खानदान को होना पड़ेगा सबके सामने शर्मिंदा? सारांश की होने वाली दुल्हन मंडप से क्यों भागी? क्या थी ये कोई साजिश? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। इधर सूरज राजवंशी के रूम में सूरज राजवंशी ने अपनी वाइफ शालू से पूछा, शालू, एयरपोर्ट बाबूजी को लेने कौन गया है? शालू आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। सूरज जी का सवाल सुनकर वो बोली, पता नहीं, मैं सारांश से पूछती हूँ। सूरज राजवंशी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, उससे कहना टाइम से भेज दे। शालू हामी भरते हुए कमरे से बाहर निकलकर सारांश के रूम में आ गई। उसने जब सारांश के कमरे के दरवाजे पर नॉक किया तो सारांश ने तुरंत दरवाजा खोला और अपनी मॉम को सामने देखकर बोला, मॉम, आपको मेरा रूम नॉक करने की जरूरत नहीं है। शालू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे कैसे नहीं? परसों के बाद मेरा बेटा अकेला नहीं रहेगा। अभी से आदत डाल रही हूँ। अच्छा, मैं ये पूछने आई थी, एयरपोर्ट पर बाबूजी को कौन लेने गया है? सारांश ने तुरंत जवाब दिया, मॉम, मैंने आशुतोष को बोला है, वो चला गया है। ठीक है बेटा। ये कहकर शालू अपने कमरे में आ गई। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर आशुतोष गाड़ी लेके एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। उसकी गाड़ी के आगे और पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ी थी। फ्लाइट में अभी टाइम था तो उन्होंने बाहर ही इंतजार करना सही समझा। करीब 20 मिनट बाद फ्लाइट आई और उसमें से चौहान फैमिली बाहर आई। सूरज जी ने शांतनु जी की फोटो दिखाई थी, इसलिए आशुतोष उन्हें देखते ही पहचान गया। उनके पास जाके पैर छूकर वो बोला, नमस्ते दादाजी, मैं आशुतोष। दादाजी उसके सर पर हाथ रख दिए। तुम सूरज के दूसरे बेटे हो ना, सारांश के छोटे? आशुतोष ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और गाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, जी आइए ना। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजवंशी मैंशन के बाहर उनकी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से शांतनु जी बाहर निकले और पीछे उनका बाकी का परिवार भी। आशुतोष सबको अंदर लेकर आया। नवी जब गाड़ी से बाहर आई
तो वहाँ की सजावट देखकर हैरान रह गए। वो चारों तरफ नजर घुमाकर सब कुछ देखते हुए आ रही थी। तभी सामने से आते सारांश से टकरा गए, लेकिन नवी गिरती उससे पहले सारांश ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। और जैसे ही उसकी नजर नवी की खूबसूरत बड़ी बड़ी और सहमी हुई आंखों पर पड़ी, सारांश तो उसकी आंखों में ही खो गया। आखिर मैडम थी ही इतनी प्रिटी। वही नवी भी हैरानी से एकटक सारांश के चेहरे को देख रही थी। वो तो गिरने वाली थी कि सारांश ने उसे बचा लिया था। तभी ज्योति ने अंदर से आवाज लगाई, नवी कहाँ हो, अंदर आ जाओ। अपनी भाभी की आवाज सुनकर नवी जैसे होश में आई, लेकिन सारांश अभी भी उसे एकटक निहार रहा था। नवी उसे आवाज देती है, वो नहीं सुनता तो जोर से चिकोटी काटती है। सारांश दर्द से चीख उठा, आउच, आउच, चुड़ैल हो गया। नवी घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने? क्या कहा आपने हमें? चुड़ैल? आप तो हमें इतनी देर से गोरेला की तरह घूरे जा रहे थे, उसका क्या? कितनी आवाज दी हमने आपको? सारांश ने झेपते हुए नवी को दूर किया। Whatever, काम करो अपना। इतना कहकर कान पर फोन लगाकर वो घर के अंदर चला जाता है। नवी पीछे से चिल्लाई, ओ गोरेला! पर तब तक वो अंदर चला गया था। वो मुंह बनाते हुए उसके पीछे पहुंच जाती है। अंदर सब एक दूसरे से मिल रहे थे। नवी अंदर का नजारा देख रही थी। बाहर से ज्यादा अंदर का नजारा खूबसूरत है। नवी जैसे ही अंदर आती है, सबकी नजर उस पर चली जाती है। खासकर शालू जी और सूरज जी उसे बहुत गौर से देख रहे थे। तब शांतनु जी मुस्कुराते हुए बोले, ऐसे क्या देख रही है शालू बहू? आपकी लाडली सहेली की बेटी है, सूरज के जिगरी दोस्त की जान। सूरज और शालू नवी को देखते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। राजवंशी परिवार के बच्चे समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये लड़की कौन है, जिसे देखते ही सूरज और शालू राजवंशी जैसे सख्त लोगों की आंखें नम हो गई। शांतनु ने नवी को बुलाते हुए कहा, श्रेयान्वी इधर आइए। उधर कहाँ घूम रही हैं आप? जी दादू, कहते हुए नवी उनके पास आई। ब्लू कलर का सूट, आंखों में काजल, मेकअप के नाम पर माथे पर छोटी सी व्हाइट स्टोन बिंदी, एक हाथ में घड़ी, एक में देव का दिया ब्रेसलेट, बालों का जूड़ा जिसमें से आगे के कुछ बाल उसके गालों को चूम रहे थे। कुल मिलाकर बहुत प्यारी लग रही थी नवी। शांतनु जी सूरज राजवंशी की तरफ इशारा करते हुए बोले, इनसे मिलिए, ये है सूरज तेरे पापा के दोस्त, और ये शालू तेरी माँ की खास सहेली। नवी ने जब उन दोनों को देखा तो दोनों की आंखें नम थी। नवी ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। तब शालू जी नम सी आंखों से उसे गले लगा लेती हैं। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड कियारा की बेटी हो ना? तुम मेरी भी बेटी हुई, और बेटियां पैर नहीं छूती। नवी ने हाँ में सर हिलाया। तब सूरज जी उसके सर पर हाथ फेर कर बोले, खुश रहो, तुम बिल्कुल अपने मॉम डैड की ट्रू कॉपी हो। ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों मेरे सामने खड़े हैं। शालू ने फिर शांतनु जी की तरफ देखते हुए मायूस आवाज में कहा, बच्चे कितने बड़े हो गए, पूरे 20 साल हो गए आप सबसे मिले। खैर चलिए सब रेस्ट कीजिए, इतना लंबा सफर करके आए हैं, थक गए होंगे। तभी राशि नवी को अपने साथ ले जाते हुए शालू से बोली, बड़ी मॉम, मैं इन्हें अपने रूम में रखूंगी। शालू ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, हम इनका सामान आपके रूम में शिफ्ट कर देंगे। नवी और राशि जब कमरे की तरफ बढ़े तो नवी ने उत्सुकता से पूछ लिया,
वैसे शादी किसकी है? सारांश और उसकी बहन आकांक्षा उसके पीछे ही आ रहे थे। तब आकांक्षा पीछे से बोली, हमारे छोटे भाई सारांश की। नवी ने पीछे मुड़कर देखा तो आकांक्षा सारांश की तरफ इशारा कर रही थी। नवी ने तुरंत मुंह बनाकर धीरे से कहा, इनकी? इनसे कौन शादी के लिए तैयार हो गया? ये सुनकर राशि तुरंत बोली, क्यों? क्या कमी है भाई में? सारांश भी नवी को घूर रहा था, जैसे अकेले मिलते ही कच्चा चबा जाएगा। नवी ने पाउट करते हुए कहा, अरे गोरिल्ला की तरह घूरते हैं हर वक्त। गोरिल्ला शब्द सुनते ही आकांक्षा और राशि की हंसी छूट जाती है। वहीं सारांश नवी को और घूरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, सारांश का फोन आ गया तो वो अपने रूम में चला जाता है। राशि भी नवी को लेकर अपने रूम में चली जाती है। उस रात डिनर के बाद सभी कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं। आखिर अगले दिन से शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। अगली सुबह हल्दी की रस्म होनी थी। घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा हुआ था। शालू ने तैयारी करते हुए आशुतोष को आवाज लगाई, आशु, सारांश को बुला के ले आओ बेटा, हल्दी की रस्म करनी है। जी मॉम, कहकर आशुतोष सारांश के रूम में जाता है तो अपना सर पीट लेता है। भाई, आज आपकी हल्दी है, आप आज भी इसमें लगे हुए हैं। अगर आप 5 मिनट में तैयार नहीं हुए तो मॉम आपके इस लैपटॉप को तोड़ देगी, समझ आया? ये सुनकर सारांश फटाफट लैपटॉप बंद करके रेडी होने चला जाता है। पीले कलर के कुर्ते के साथ व्हाइट पजामा, एक हाथ में घड़ी पहनने के बाद बालों को तरीके से सेट करके वो एक हाथ से कान पर फोन लगाए नीचे आ रहा था। शालू जी उसे घूर कर बोली, आज के दिन तो फोन को साइड रख दो सारांश। जी मॉम, कहकर सारांश ने फोन को जेब में रखा और एक छोटे स्टूल पर आकर बैठ गया। सारांश को सब हल्दी लगाते हैं। जैसे ही राशि उसकी झूठी हल्दी उठा के जाती है, पीछे से आती नवी से टकरा जाती है और थोड़ी हल्दी नवी को लग जाती है। नवी तुरंत हल्दी साफ करने कमरे की तरफ भागी, लेकिन राशि हड़बड़ाकर मन ही मन बोली, अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। ये हल्दी तो भाभी के लिए भिजवानी थी, मॉम को बताया तो डांट पड़ेगी। एक काम करती हूँ, किसी को नहीं बताती। राशि ये बात छुपा लेती है, लेकिन क्या इस अनहोनी के पीछे छुपा था कोई संकेत? क्या सारांश की हल्दी अनजाने में नवी को लग गई? क्या किस्मत नवी और सारांश को जोड़ रही थी, या फिर कुछ और ही लिखा है किस्मत की लकीरों में? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी। हल्दी के बाद मेहंदी की रस्म थी। नवी भी बड़ी एक्साइटेड होकर मेहंदी लगवा रही थी। इसी बीच सारांश की नजर जाने अनजाने ही बार बार नवी पर आ अटकती थी। उस रात उसकी आंखों से नींद गायब थी। वो मन ही मन कई सवालों में उलझा हुआ था। कल मेरी शादी हो जाएगी, एक ऐसी लड़की जिंदगी में आ जाएगी जो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करता। लेकिन मॉम के लिए, अपने परिवार के लिए मैं उसे जरूर अपना लूंगा। प्यार नहीं कर सकता तो क्या हुआ, पत्नी का दर्जा, सम्मान और उसकी हर ख्वाहिश तो पूरी कर सकता हूँ ना। यही सोचते हुए सारांश की आंख लग गई। अगले दिन बारात की तैयारी हो रही थी। सब लोग तैयार थे। सूरज राजवंशी अपना कोट ठीक करते हुए नीचे आ रहे थे। उन्होंने राशि को देखा तो आवाज लगाई, राशि बेटा, सारांश को नीचे आने को बोलो। राशि ने हाँ में सर हिलाया
और भागते हुए सारांश के कमरे में गई। इधर नवी तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकली। वो अपनी ड्रेस सही करते हुए आ रही थी, लेकिन अनजाने में सामने से आते हुए सारांश से टकरा गई। नवी को संभालने के लिए सारांश ने जैसे ही उसकी कमर को पकड़ा, नवी को एकदम से कपकपाहट हुई, जिससे वो लड़खड़ा के नीचे गिर गई। उसे संभालने के चक्कर में सारांश भी लड़खड़ा गया और नवी के ऊपर ही गिर पड़ा। एक बार फिर सारांश उसकी खूबसूरत आंखों में खो गया। तभी नवी के फोन की घंटी बजी। नवी ने सारांश को धक्का मारते हुए कहा, आप मेरे ऊपर से उठने का क्या लेंगे? सारांश हड़बड़ाकर उठा और नवी की तरफ हाथ बढ़ाया। नवी ने रेड और ग्रीन कलर का लहंगा पहन रखा था, जिस पर हल्की हल्की फूलों के पैटर्न्स की कढ़ाई थी। बालों का बन, आंखों में काजल, एक हाथ में चूड़ियां, एक में घड़ी। बिना मेकअप के सादगी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। सारांश ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, तुमने मुझे एरोगेंट कहा? मैं तुम्हें कहां से एरोगेंट लगता हूँ? नवी तुनक्कर बोली, हर एंगल से। इतना कहते ही वो उसे धक्का दे देती है। उसकी इस हरकत से चिढ़कर सारांश गुस्से से बोला, हे, डोंट क्रॉस योर लिमिट। नवी ने जीभ निकालकर चिढ़ाते हुए कहा, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। इतना कहकर वो भागते हुए निकल गए। सारांश नीचे आया तो सब तैयारी हो चुकी थी। उसे फूलों से सजी आलीशान गाड़ी में बिठाया गया और बाजे गाजे और नाच गाने के साथ थोड़ी देर में बारात कुमार जी के घर पहुंची। कुमार जी के परिवार ने उनका स्वागत सत्कार किया और फिर थोड़ी देर बाद सारांश मंडप में बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी एक नजर नवी पर जाती है। उसे देख फिर एक बार अजीब सी बेचैनी होती है, तो वो अपनी नजरें फेर लेता है। तभी पंडित जी बोले, यजमान, कन्या को बुलाइए। काफी देर तक जब दुल्हन नहीं आई तो पंडित जी ने दोबारा कहा, वधू को लेके आइए यजमान, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। कुमार जी अपनी पत्नी को दुल्हन को लाने कहते हैं, लेकिन जब वो भी काफी देर तक नहीं आती तो वो खुद उसे लेने जाते हैं। वो कमरे में पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी रो रही थी और उनका बेटा परेशान होकर एक लेटर पढ़ रहा था। इधर सारांश की माँ शालू राजवंशी परेशान होकर बोली, ये क्या हो रहा है? दुल्हन क्यों नहीं आई अभी तक? सारांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। वो तुरंत अपने कुछ करीबी लोगों के साथ दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। कमरे में दुल्हन के माता पिता परेशान बैठे थे और उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? दुल्हन भाग गई। अगर लोगों को पता चला तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसकी माँ की रोती हुई आवाज गूंज रही थी। सारांश को लगा कि जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो अविश्वास से उनके सामने खड़ा रह गया। वो ऐसे कैसे मंडप छोड़कर जा सकती है? वो मुझसे प्यार करती थी और ये शादी तो उसकी मर्जी से हो रही थी ना। वो खुद से ही सवाल कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पिता सूरज राजवंशी ने कुमार जी के हाथ से लेटर ले लिया और पढ़ने लगे। लेटर में लिखा था, डियर मॉम डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने झूठ कहा था कि मैं सारांश से प्यार करती हूँ। ये सब मैंने मेरी दोस्त के कहने पर किया। उसका प्लान था कि मैं शादी वाले दिन मंडप छोड़कर भाग जाऊं। एक सच ये है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये लेटर पढ़कर वो अचानक लड़खड़ाने लगे।
बदनामी के डर से उनकी धड़कनें तेज हो गई। हमारी सालों की मेहनत, मेरे बेटे का सपना सब बर्बाद हो जाएगा अगर मीडिया तक ये खबर पहुंच गई कि राजवंशी परिवार की बहू मंडप से भाग गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बोलते बोलते उनकी सांसें तेज होने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़े। पापा! सारांश ने दौड़कर उन्हें संभाल लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल और आंखों में जैसे खून उतर आया हो। भगवान से प्रार्थना करना कुमार, तुम्हारी बेटी मेरे सामने ना आए। उसने आग से खेलने की कोशिश की है और मैं वो आग हूँ जो सब जला के राख कर देता है। कमरे में भगदड़ मच गई। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, इन्हें स्ट्रेस से दूर रखना होगा वरना ये हार्ट अटैक का खतरा बन सकता है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन इन्हें कोई भी चिंता या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर वहां मौजूद सभी की सांसें थम गई। तभी एक बुजुर्ग आदमी जो वर्षों से राजवंशी परिवार के करीबी थे, उन्होंने आगे बढ़कर सारांश के कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो हमारी पोती नवी तुमसे शादी कर सकती है। सारांश और उसका पूरा परिवार चौंक गया। सारांश की नजर उस बुजुर्ग के पीछे खड़ी नवी पर पड़ी, जिसकी आंखें हैरानी से खुली हुई थी। शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसके दादाजी ऐसा प्रस्ताव रख देंगे। सूरज और शालू सारांश की तरफ देखते हैं, जो उन्हें ही देख रहा था। वो उससे इशारे पे पूछते हैं। सारांश एक नजर उन्हें देख नवी को देखता है, जो हैरानी से बुत बनी खड़ी थी, और अपने परिवार के बारे में सोचकर सारांश ने गहरी सांस लेकर कहा, दादाजी, आपको पता है जो लड़की मेरी वाइफ बनेगी उसे घर की बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारी निभानी होगी। मेरे परिवार को हमेशा एक डोर में बांध के रखना होगा। मॉम के साथ साथ उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आएंगी। अगर उन्हें निभाने और बिना दबाव के वो शादी करने के लिए तैयार है तो मुझे दिक्कत नहीं है उसे वाइफ बनाने में। नवी को तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। दादाजी ने अचानक ही उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया था, लेकिन अब वो क्या करे? क्या उससे बिना पूछे इस शादी का फैसला ले लिया जाएगा? जिस इंसान से वो एक दिन पहले मिली है, क्या उसके साथ वो जिंदगी गुजार पाएगी? क्या करेगी नवी?